हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह जो वर्ण है वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन और आहा। कौन कौन से हैं? अन और आहा वर्ण अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हंस में लगा जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है? ये जो हंस ऐसे लिखते हैं ना, हंस में जो ये चिन्ह लगा है उसको क्या कहते हैं? तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चांद शब्द पर लगा जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है? इसे इसे हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम अनुनासिक कहते हैं और इस चिन्ह को जो ये चिन्ह होता है इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं और जो सिंपल ये होता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया। इसको हम अनुस्वार कहते हैं और इसे हम अनुनासिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन होता है, नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा से होता है। किससे होता है? संज्ञा से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली जो विभक्ति है वो क्या होती है? सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति होती है। क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लिष्ट होती है। ठीक है, संश्लिष्ट। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति होती है, क्या होती है? संश्लिष्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। जबकि संस्कृत में कारक चिन्ह की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होती है। संस्कृत में 7 होती है, हिंदी में 8 होती है। सन से संस्कृत 7 और हिंदी में 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की होगी संज्ञा ना। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं?
सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ, वहाँ, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि। सर्वनाम के जो एग्जाम्पल्स होते हैं कौन कौन से हैं? यहाँ, वहाँ, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। देखो, हम अगर खाना खाते हैं फिर भी क्रिया करते हैं, है ना। हंसते हैं फिर भी क्रिया ही कर रहे हैं। रोते हैं फिर भी क्रिया कर रहे हैं। चिल्लाते हैं फिर भी क्रिया ही कर रहे हैं। बैठते हैं फिर भी क्रिया कर रहे हैं। सोते हैं फिर भी तो क्रिया ही तो कर रहे हैं ना। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। 3 प्रकार के काल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो तालव्य सा है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। ठीक है, तालु। दोस्तों, ये है तालव्य सा, ये है दंती सा और ये है मूर्धन्य सा। ठीक है, तीनों सा कन्फ्यूजन मत होना आप लोग। ये है तालव्य सा, ये है दंती सा और ये है मूर्धन्य सा। तीनों सा आप लोग देख लीजिए। अब आगे से बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होना। आप लोग इन तीनों सा में बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना कि दंती सा कौन सा होता है, तालव्य सा कौन सा, फिर मूर्धन्य सा कौन सा होता है। काफ़ी बच्चे तो बीटीसी और बीएड भी कर चुके हैं पर उन्हें आज भी सा में कन्फ्यूजन है। तो आप लोग इन तीनों से सा में कन्फ्यूज मत होना। ये तालव्य है, ये दंती है और ये मूर्धन्य है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग आज के बाद इस सा में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। वा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? वा वर्ड का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। क्या है? दंत और ओष्ठ से हम वा वर्ड का उच्चारण करते हैं। वा, दंतोष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। फार्मूला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ, का से अंगा, हा वर्ड और विसर्जनीय वर्ड जो होते हैं वो उसका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? अभी हमने आपको बताया था फार्मूला कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? इसका राइट आंसर है कंठ। क्या है? कंठ। ठीक है, इस पे चलते हैं। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? जो वर्ग है उसके द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण। क्या कहलाते हैं? दूसरे और चतुर्थ जो व्यंजन है उन्हें क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। दोस्तों, आप लोग इस फार्मूला याद कर लीजिए।
आप लोग भी कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्या है 135/24, ठीक है। 135/24 का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। 135/24 आप ऐसे ही फार्मूला याद कर लीजिएगा, फिर आप लोग अल्पप्राण और महाप्राण में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और आई उच्चारण स्थान है। ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालु। क्या है? कंठ तालु। ए आई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ तालु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। अभी हमने आपको बताया था इसका फार्मूला अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये तो जो घा है इसका उच्चारण स्थान आ से अंगा तक जितने भी वर्ड आते हैं इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्ड के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ड क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पप्राण। अभी मैंने आपको बताया था ना 135/24 135 अल्पप्राण है, 24 महाप्राण है, ठीक है। 135 अल्पप्राण और 24 महाप्राण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के जो दो भेद हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दो भेद हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व है और दीर्घ है। कौन कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियाँ हैं वो कौन सी होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लिष्ट। कौन सी है? संश्लिष्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग होता है? ये चिड़िया कहाँ से बोल रही है? शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शब्द का विशेषण बनेगा। मानव शब्द का विशेषण बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय। जो मानव शब्द का विशेषण है वो क्या बनेगा? मानवीय, ठीक है। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? चिड़िया आकाश में उड़ रही, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक। कैसी है? अकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशु शब्द का विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक। क्या है? पशु शब्द का जो विशेषण है वो क्या है? पार्श्विक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेता। नेता, नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग रूप है वो क्या है? नेता है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट। उत्कर्ष का जो विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काम का तत्सम रूप है। काम का तत्सम रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म। काम का तत्सम रूप क्या होता है? कर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का तत्सम रूप क्या है?
दूध का तत्सम रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध। दूध का तत्सम रूप दुग्ध है, काम का तत्सम रूप कर्म है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग में होता है? जो पा वर्ग का उच्चारण है वो मुंह के किस भाग से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। अभी हम पा बोलते हैं, पा। आप लोग बोल कर देखिए, पा वर्ड का जो उच्चारण होता है मुंह के किस भाग से होता है? तो ओष्ठ से होता है ना, पा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली करके आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चा, छा, जा, झा व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तालब। इसका फार्मूला है इचू यसा नाम तालु। क्या है? इचू यसा नाम तालु। ई वर्ड शा, छा, जा, झाइया, इचू, यसा नाम या और तालब शा। ठीक है, इसका उच्चारण, इतने वर्ड का जो उच्चारण है वो तालब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे आ रहा है, इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। जो मानव शब्द है उससे कौन सा विशेषण बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय। मानव शब्द से मानवीय विशेषण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। बुढ़ापा, बुढ़ापा ये संज्ञा के कौन सा भेद है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी। क्या है? आलस्य का जो विशेषण है वो क्या है? आलसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निवृत्त। प्रवृत्ति का जो विलोम है वो क्या है? निवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरंग का विलोम शब्द है। अंतरंग का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिरंग। अंतरंग का क्या हो जाएगा? बहिरंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहिरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त का विलोम शब्द है। गुप्त का विलोम शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकट। गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।